चाहे आप पहली बार डेटिंग के समय नर्वस हों, चाहे फैमिली गैदरिंग के दौरान तनाव का माहौल हो, या फिर आप एक क्विज करवा रहे हों, आपको अगर कुछ छोटे मोटे मजेदार फैक्ट्स पता हों तो आप किसी भी सिचुएशन को संभाल लेंगे और खिलाड़ी दिखाई देंगे। तो चलिए आपकी जानकारी को बढ़ाते हुए कुछ अजीब और कुछ शानदार फैक्ट्स पेश करते हैं। टॉन्सिल स्टोन्स क्या होते हैं? ये शायद आपके लिए नहीं है, पर क्या आपको कभी हैरत नहीं हुई कि आपके गले के पिछले हिस्से में ये छोटी सफेद गांठें क्या हैं? इनका ऑफिशियल नाम तो टॉन्सिल स्टोन्स हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि असल में ये स्टोन्स हैं ही नहीं। ये टॉन्सिल कैलकुली या टॉन्सिलोलिथ के रूप में जाना जाता है। गले के छोटे हमलावर वास्तव में मलबे हैं जो खाना, डेड सेल्स या दूसरी चीजों के बने होते हैं। ये टॉन्सिल्स की दरारों में फंसने के बाद सख्त हो जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा टॉन्सिल स्टोन 1936 में 14.5 सेंटीमीटर नापा गया था। टॉन्सिल स्टोन आमतौर पर काफी छोटे होते हैं। क्या आप उस डॉक्टर के सदमे की कल्पना कर सकते हैं जब उसने इस स्टोन को बाहर निकाला होगा? इनके इतने बदबूदार होने की वजह ये भी है कि ये अलग अलग टाइप के एनारोबिक बैक्टीरिया के घर हैं जो बदबूदार सल्फाइड पैदा करते हैं। बुरी खबर यह है कि इनसे बचना लगभग असंभव है, लेकिन इन्हें घर पर ही कुछ जोरदार गरारे करके और अपने ओरल हाइजीन का अच्छा ख्याल रखकर हटाया जा सकता है। आंख मसलने पर तारे क्यों दिखाई देते हैं? बहुत से लोग, चाहे वो थके हुए हों, परेशान हों या बस ऊब चुके हों, अपनी आंखों को रगड़कर एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। जब हम इस अजीब आदत को अपनाते हैं तो वास्तव में होता कुछ और ही है। एक पूरी मिनी गैलेक्सी हमें नजर आने लगती है। आपको महसूस होगा कि आप स्पेस और टाइम के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अचानक इतने सारे तारे दिखाई देने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। आंख रगड़ने पर दिखाई देने वाले ये रैंडम शेप्स और कलर्स फॉस्फीन के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में सबसे पहली जानकारी प्राचीन ग्रीक्स ने दी थी। अपनी आंखों को रगड़ने से आईबॉल्स के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे रेटिना के गैंग्लियन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह जब हमारी आंखों पर भी तेज रोशनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिफरेंस को समझ नहीं पाता, इसलिए उसे ऐसा लगता है जैसे बाहर से बहुत तेज लाइट आंखों पर पड़ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग रंगों की छोटी छोटी बूंदें आंख रगड़ते समय तेजी से हिलती और बिखरती हैं। दूसरे शब्दों में, वो प्यारी छोटी सी आकाश गंगा आपकी आंखों के अंदर चिल्ला रही होती है, अरे दोस्त, मुझे क्यों निचोड़ रहे हो? एक कटे हुए सिर की भी आंख झपकती है। आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे ये कैसे पता चला। मेरे जिज्ञासु दोस्तों, हम इस भयानक सच के लिए एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट डी लुवोजियर को धन्यवाद दे सकते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के आतंकी शासन के दौरान जब गिलोटिन हत्याओं का दौर चल रहा था, ऐसे में मिस्टर लेवोजियर ने खुद को एक चॉपिंग ब्लॉक पर पाया। उसे गिलोटिन हत्याएं करने वाले एक ग्रुप ने पकड़ लिया था। उसका गुनाह क्या था? उसने हाइड्रोजन की खोज की और मैट्रिक्स सिस्टम को लागू करने में मदद की, और ये बहुत ही घिनौना था। लेवोजियर बेवकूफ होने के नाते, मेरा मतलब है कि एक डेडिकेटेड केमिस्ट होने के नाते, उसने फैसला किया कि उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। उसे एक आखिरी खोज करनी बाकी थी कि क्या आपका सिर कट जाने के बाद पलक का झपकना संभव है। उसने वादा किया था कि ब्लेड गिरने के बाद जितनी देर हो सके वो पलक झपकाने की कोशिश करेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लेवोजियर का सिर काट दिया गया और वो लगभग 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें झपकाता रहा। डी लेवोजियर को ब्रेन की पहली इंडिपेंडेंट स्टडी करने का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उस समय ज्यादा एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। उसकी मौत खाली नहीं गई, है ना? कौवे का भी अंतिम संस्कार होता है। ऐसे बहुत से सच हैं जो कि साबित करते हैं कि जानवर उतने सरल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। कौवे अपने मृतक के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। हो सकता है कि वो फैंसी ताबूत और फ्यूनरल कार्स इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो पहले से ही काले रंग के कपड़े पहने होते हैं, और यही बहुत है। कौवे जबरदस्त रूप से बुद्धिमान जानवर साबित हुए हैं। असल में उनके पास एक 7 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट लाल होने पर वो सड़क पर अखरोट रख देते हैं, इस उम्मीद में कि कार उसे कुचल देगी और अखरोट का शेल टूट जाएगा। ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है कि कौवे एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो मृतकों का सम्मान करने वाला बर्ताव करते हैं। जब एक कौवे को अपने किसी मरे हुए साथी के शरीर का पता लगता है तो वो दूसरे को पुकारने लगते हैं। एक बार जब सब कौवे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कई दिनों तक उसके चारों तरफ घूमते हैं और एक शोक का माहौल बनाते हैं। आखिरकार वो एक एक करके उड़ने लगते हैं, जब तक उसके अवशेषों को छोड़ने से पहले उसके पास 1 या 2 कौवे और न रह जाएं। जाने वाले के सम्मान में साथ मिलकर चीखना और चिल्लाना, शायद ये सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली बात होगी, है ना? लेकिन कम से कम ये कुछ तो कर ही रहे हैं।
आप खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते? आप गुदगुदी होने का दावा करें या ना करें, लेकिन एक बात है जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं, खुद को गुदगुदी करना असंभव है। आप अपनी गर्दन, पसलियों, पैरों या घुटनों की मुलायम जगहों पर गुदगुदी करने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप खुद को हंसा नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि गुदगुदी की फीलिंग हमारे ब्रेन को एक छोटी सी दहशत की स्थिति में भेज देती है। कोई हमें गुदगुदी करने वाला है, ये जानने की बेचैनी हमें हंसा सकती है। एक हिसाब से ये एक बहुत ही आसान डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हमें अचानक हुए खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। जैसे कि एक जहरीला सांप हमारे पंजे पर रेंग रहा हो, तो हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते? न्यूरोसाइंटिस्ट इसका दोष सेरिबेलम को देते हैं, जो कि हमारी खोपड़ी के ठीक पीछे होता है। ब्रेन के इस हिस्से का फैलाव हमारे अपने बर्ताव का अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये कि ब्रेन का वो हिस्सा जो गुदगुदी का पता लगाता है, हमारे कोशिश करने से पहले ही असरदार रूप से बंद हो जाता है। अपने खुद के मोमेंट्स का अंदाज लगाकर और उन्हें नॉर्मली रजिस्टर करके ब्रेन हमारे दूसरे अनएक्सपेक्टेड सेंसेशंस को रजिस्टर करने में लग जाता है। काफी स्मार्ट है ना? तंजानिया में एक बार लाफिंग प्लेग हुआ था। लोग कहते हैं कि हंसी फैलती है, और 1962 में तंजानिका, जो कि अब तंजानिया है, उसमें जो हुआ उसे सुनने के बाद आप भी विश्वास करेंगे कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक छोटे से अफ्रीकी गांव में स्कूली दोस्तों का एक ग्रुप क्लास के दौरान हंसने लगा। कोई नहीं जानता कि क्यों, शायद किसी ने चुटकुला सुनाया होगा, लेकिन जल्दी ही पूरे स्कूल में हंसी फैल गई और स्कूल को बंद करने की नौबत आ गई। बच्चों से भरे पूरे स्कूल का हंसना एक तमाशे जैसा था, लेकिन इतना काफी नहीं था। जब माता पिता ने अपने बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो भी हंसने लग गए, और इसीलिए ये हंसी पड़ोस में, दुकानों में और अंत में आसपास के गांव तक में फैल गई। इस घटना का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अकाउंट से पता चलता है कि ये महामारी 6 महीने से 1.5 साल तक चली। कई एक्सपर्ट्स ने ये समझाने की कोशिश की है कि उस साल तंजानिया में वास्तव में हुआ क्या था। पर्डी यूनिवर्सिटी के एक क्रिश्चियन एफ हेम्पलिन का दावा है कि प्लेग खुशी के बजाय बहुत ज्यादा तनाव के कारण हुआ था। हंसने से हमारी सांस पर काफी दबाव पड़ता है, इसलिए संभावना है कि यह महामारी टुकड़ों में हुई, जबकि बेहोशी और रोने जैसे दूसरे लक्षण भी पता चले थे। उस साल तंजानिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन से तनाव महसूस करने की कंप्लेन की थी, जो शायद बड़े पैमाने पर इस लाफिंग प्लेग का कारण बनी। अगर शॉर्ट में कहें तो हंसी का प्लेग शायद उतना मजेदार नहीं था जितना कि लगता है। Match.com के फाउंडर ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक Match.com डेट पर खो दिया। जब नए लोगों से मिलने की बात आती है तो इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग सबसे पॉपुलर चॉइस है। हालांकि इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ये एकदम नया था। 1993 में गैरी क्रेन नाम के एक व्यक्ति ने रोमांटिक अजनबियों को जोड़ने के लिए इंटरनेट के पावर को एक परफेक्ट तरीके के तौर पर देखा, इसलिए उन्होंने Match.com नाम का एक छोटा डोमेन बनाया था। ये अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन डेटिंग साइट्स में से एक है। दुनिया भर में इसके 9.8 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। लोगों ने इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था और इस पर अजनबियों से मिलना डराने जैसा लग रहा था। क्रेमेन ने उत्साह की कमी के बावजूद एक स्मार्ट प्लान तैयार किया। उसने अपनी कंपनी के सभी लोगों को साइट पर एक प्रोफाइल बनाने के लिए कहा, जिसमें उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। आप देख रहे हैं ना कि ये बात कहां पर जा रही है? no. उसका आइडिया रंग लाया, क्योंकि क्रेमेन की प्रेमिका साइट पर किसी नए व्यक्ति से मिली और उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे पता चलता है कि क्रेमेन की एक करारी हार हुई, लेकिन क्रेमेन ने इसे पॉजिटिवली लिया, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि Match.com सफल हो सकता है। यही बोलकर दिल को दिलासा देते रहो मेरे दोस्त। केले पर ये रेशेदार चीज क्या है? केला एक फल के रूप में विशेष लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वो कभी भी किसी के लिए हानिकारक नहीं रहा। हालांकि इस बात को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं कि केले पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हैं, और ये दावे ज्यादातर उन अजीब से सफेद रेशों के लिए हैं जो कि केले को छीलते समय लटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये केले के वो स्ट्रिप्स हैं जो कि छीलते समय अलग हो गए, लेकिन असल में उनका अपना एक साइंटिफिक नाम है, फ्लोएम बंडल। फ्लोएम सभी पौधों में पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो कि फल को बढ़ने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों और पानी को ऊपर और नीचे ले जाता है। इन्हें आप केले की नसें मान सकते हैं, जो ये तय करती हैं कि केले ठीक से पकें और स्वादिष्ट हों। ज्यादातर लोग उनको फेंक देते हैं, लेकिन फ्लोएम बंडल वास्तव में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन ए और विटामिन B6 से भरे होते हैं। किसी फ्रूट ज़ॉम्बी की तरह केले की नसों को खाने का विचार इतना आकर्षक तो नहीं लगता है ना?
किसी ने एक बार कैट पियानो का आविष्कार किया था। पूरे इतिहास में कई अजीब बेढंगे आविष्कार हुए हैं, लेकिन कैट जैन क्लेवियर या कैट ऑर्गन जैसी चीज से भयानक और कोई नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि 10 बिल्लियों को बक्सों में लाइन से रखा गया है, उनकी पूंछ तनी हुई है और पूंछों को पियानो के कीबोर्ड के नीचे दबाया गया है और फंसाया गया है। हर बार जब कोई पियानो को दबाता तो वो उससे बंधी हुई बिल्ली की पूंछ से टकराता और उसको एक पिन चुभती, जिससे बिल्ली जोर से आवाज करती। बेशक बिल्लियों को उनकी मियाओं की पिच के अनुसार अरेंज किया गया था। ये जालिम इंस्ट्रूमेंट पहली बार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चर्च में आया था। ये फोटो 1596 में जीन थियोडोरेट ब्राय की एक बुक में छपा था। इस भयानक आविष्कार के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इसने थेराप्यूटिक ग्रुप्स में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। एक लेजेंड की मानी तो इस म्यूजिकल कैट्स की एक फोटो को देखकर इस इटालियन प्रिंस अचानक अपने मनोरोग से ठीक हो गया। इस बीच मेडिकल थियोरिटिशियन जोहान क्रिश्चियन रील ने इस बात का हवाला दिया कि कैट पियानो का यूज सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। पता नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये मानना सुरक्षित है कि पागल लोगों का ध्यान खींचने के लिए कैट पियानो ही एकमात्र चीज थी। इंसान तिरछा क्यों नहीं चलते? कुछ विचार आपको रात भर जगा कर रख सकते हैं, जैसे लोग केकड़ों की तरह क्यों नहीं चलते। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि हम तिरछा नहीं चल सकते। बात यह है कि जब हम तिरछा चलने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर अपने शरीर को पहले आगे की ओर मोड़ते हैं, फिर नॉर्मली चलते हैं। और इस तरह के बर्ताव के कुछ अच्छे कारण भी हैं। हमारी आंखें हमारे चेहरे के सेंटर में होती हैं, जो हमारा पेरिफेरल विजन भी है। इसलिए हमारी आंखों के सेंटर के बाहर जो कुछ भी होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे केकड़े की आंखें भी तो सामने होती हैं। आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वही उनका खाना होता है। हालांकि जब चलने की बात आती है तो केकड़े के पास तिरछा चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घुटने बाहर की ओर झुकते हैं, ना कि आगे की ओर, जैसे इंसान के घुटने करते हैं। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। वो अपने कई पैरों के साथ हड़बड़ी में जल्दी और तिरछा चल सकते हैं। अगर आदमी चाहे तो केकड़े की तरह चलने की नकल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह असरदार नहीं होगा। रिसर्च बताती है कि तिरछा चलने की मेटाबॉलिक कीमत आगे चलने की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो क्रैप वॉकिंग कर लीजिए। पाइनएप्पल का स्वाद कांटेदार क्यों होता है? पाइनएप्पल दुनिया के पसंदीदा आकर्षक फलों में से एक हो सकते हैं, लेकिन जो कोई भी बार बार ताज़ा पाइनएप्पल खाता है वो उस अजीब फीलिंग को भी समझता होगा, जिससे वो अपनी जीभ को बाद में कांटेदार महसूस कर सकते हैं। ब्रोमेलिन नाम का एक प्रोटीन एंजाइम इसके लिए जिम्मेदार है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ब्रोमेलिन का कुछ बीमारियों के इलाज के लिए यूज किए जाने का सदियों पुराना इतिहास है। इसे एक मीट टेंडरर और मैरिनेट के रूप में भी यूज किया जाता है। शुगर इस प्रोटीन से छुटकारा पाने के कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं जो आपके टेस्ट बड्स को बर्बाद कर देते हैं। आप देखेंगे कि डिब्बा बंद पाइनएप्पल ऐसी सनसनी पैदा नहीं करते, लेकिन अगर आप ताज़ी चीजें खाना पसंद करते हैं तो ट्रिक ये है कि इसे पहले थोड़ा पकाएं या बस इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ दें, ताकि तंग करने वाले ये ब्रोमेलिन पहले ही टूट जाएं। वॉम्बैट की पॉटी स्क्वायर होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने इससे पहले इसको सुना? नहीं सुना? ऑस्ट्रेलिया के प्यारे छोटे मार्सुपियल्स पूरी तरह से स्क्वायर शेप के पूप निकालते हैं। लंबे समय तक वॉम्बैट की इस अजीब वेस्ट डिस्पोजल की आदतों पर रिसर्च की कमी थी, लेकिन अब बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पॉपुलर अटकलों में से एक है कि वॉम्बैट पूप स्क्वायर इसलिए होता है ताकि वो इसे अपने इलाके को मार्क करने के लिए लेगो ब्रिक्स की तरह एक दूसरे पर जमा सकें। एक वॉम्बैट औसतन 80 से 100 वर्ग फीट के एरिया में शौच करता है, वो भी एक ही शाम में। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि उनके चौकोर आकार का मतलब है कि वो लकड़ी के पट्टों और किनारों पर ज्यादा आसानी से बैठ सकते हैं। हालांकि 2018 में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च पैट्रिसिया यांग ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। यांग ने समझाया कि वॉम्बैट ज्यादा दिमाग लगाकर शौच नहीं करते। उनका स्क्वायर पेट वास्तव में उस ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से है जिसमें वो रहते हैं। वो अपने भोजन से नमी की हर आखिरी बूंद को निचोड़ लेते हैं। उनका पूप आंतों में अलग तरह से तराशा जाता है और इसलिए सूखा और कठोर निकलता है। उनका एनस चौकोर नहीं होता है। इसका मतलब है कि उनके लिए पूरा प्रोसेस काफी दर्दनाक होता है। क्या आप इस इंफॉर्मेशन से किसी को इम्प्रेस करने में कामयाब हुए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।